आज की कहानी में ठाकुर परिवार में एक भाई से रिश्ता करने के लिए बहन का रिश्ता लेकर आता है अपना ही परिवार। और जब वो सामने उसे देखता है और जब परिवार हकीकत जानता है तो सारा पासा पलट हो जाता है। आइए जानते हैं क्यों एक परिवार अपनी ही बेटी का रिश्ता अपने ही बेटे से करने के लिए आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या वो लोग जानते नहीं थे? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरुआत होती है तोस तोस गांव से, जो कि मथुरा में पड़ता है। यहाँ पर एक परिवार होता है जो कि ठाकुरों का परिवार होता है, जिसमें 6 भाई, एक बहन होती है, जिसमें से एक भाई जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, वो गांव का मुखिया बन जाता है। गांव वाले निर्दोष यानी कि कहते हैं निर्दलीय, यानी कि कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होती है, इस तरीके से उसे नेता चुन लेते हैं अपना और बहुत खुश होते हैं। वो अपने कार्यकाल को अच्छे से संभालता है, लेकिन वही कहते हैं जब कामयाबी आती है तो बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। वैसा ही उस परिवार के साथ होता है। और यहाँ पर उस परिवार में 6 भाई और एक बहन होती है। बहन की शादी हो चुकी थी, 6 भाई थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। बड़ा परिवार था। परिवार का अच्छा खासा रहने का तरीका था। करीबन 100 बीघे उन पर होती है और बहुत ही रौबदार जिंदगी जीते हैं। लेकिन सन 1990 में उसे निर्दलीय मुखिया बनाया गया था और 1992 में उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश रच दी जाती है कि जब वो मथुरा से वापस अपने तोस गांव लौट रहा था तो रास्ते में उसे गोली मार दी जाती है। और गोली लगते ही वो जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। ये बात पूरे गांव में फैलती है। वो वहां पर समाप्त हो जाता है उसका, और परिवार पूरा अपने बच्चे के लिए रोता है, बिलखता है। और धीरे धीरे टाइम निकलता है और वो सब कुछ परिवार वाले भूल जाते हैं। लेकिन कहानी दूसरी जगह भी रची जा चुकी थी। गांव अग्रियारा, जहां पर एक और परिवार था, जिस परिवार में भी 6 भाई एक बहन थे। पिछले जन्म में ये व्यक्ति सिर्फ 8 पढ़ा हुआ था, लेकिन इस जन्म में ये ग्रेजुएशन करता है। ये सबसे छोटा बेटा होता है परिवार का। और जब ये 5 साल का था तब ये अपने मम्मी पापा को बताया करता कि हम लोग 6 भाई एक बहन है। तो माता पिता इस बात पर गौर नहीं किया करते कि वाकई में 6 भाई और एक बहन है, तो इसमें अलग बात कौन सी है। तो वो बताता, मैं गांव का प्रधान था और मुझे मेरे एक दोस्त ने ही, जलने वाले ने ही मुझे गोली मार दी थी। घर वाले कहते हैं कोई मूवी देख ली होगी और उसकी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त के साथ वो बड़ा होता है। वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करता है और उसके बाद जीवन में अपने सफल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा खासा करने लगता है। अब उसकी शादी के लिए उसके घर वाले तैयार होते हैं। परिवार का छोटा बेटा था तो शादी का बड़ा चाव होता है। तभी गांव तोस से उसके लिए सगाई आती है। और जैसे ही वो सगाई लेकर, यानी कि रिश्ता लड़का देखने वाले आते हैं, तो उसके ताऊ का लड़का रिश्ता देखने के लिए आता है, उसका ताऊ रिश्ते के लिए आता है। और वो जैसे ही उन्हें वो लड़का देखता है तो वो उठकर कहने लगता है, ताऊ जी नमस्ते, कैसे हो आप? वो कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि आप तो उस गांव से हो, मथुरा से हो, मेरा पिछला जन्म वहीं पे था। मेरा नाम अब तो बबलू है और पिछले जन्म में मैं आप ही के परिवार का हिस्सा था। आपके छोटे भाई के 6 भाई थे, बेटे थे और एक बेटी थी। उन्हीं में से सबसे छोटा बेटा था। मैं गांव का मुखिया भी बना था। इस चीज को सुनकर वो ताऊ हैरान रह जाता है, क्योंकि वाकई में घटना घटित हुई थी। तभी उससे पूछने लगते हैं कि तुम कैसे कैसे, तो वो सारी बातें बताता है। उनके साथ में उसका एक खुद का भाई भी आता है, जैसे चाचा ताऊ में चले जाते हैं। वो उससे बात करता है और उसका बेटा भी आता है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में 4 बेटे और एक बेटी थी। भरा पूरा उसका परिवार था। और अब 4 बेटों में से एक बेटा उस रिश्ते कराने के लिए भी साथ में आता है। वो उससे कहता है, क्यों रे, तुम ठीक हो? तुम्हारी माँ कैसी है? उस तरीके से पूछता है, क्योंकि उस समय उसकी जो पत्नी थी वो करीबन 45-46 साल की रही होगी, क्योंकि उससे वो छोटी थी और उसके तुरंत बाद ही उसे जन्म मिल गया था। वो कहता है, तुम्हारी माँ कैसी है? और वो करीबन 20 से 25 साल का लड़का था अभी। तो वो बेटा कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बताता है कि ऐसा करना, अपने घर जाना। मुझे ये तो याद नहीं वो लरामड़ी कहाँ बनाई थी। लरामड़ी होती है भैंसों को चारा खिलाने की एक जगह, जिसमें चारा डाला जाता है, भूसा डाला जाता है, सानी डाली जाती है, यानी खल भिगोकर डाली जाती है। और उनमें
चून मिलाया जाता है, यानी आटा मिलाया जाता है या चोकर मिलाया जाता है, उस तरीके से भैंसों को खिलाया जाता है। एक तरीके से अगर आप शहरी भाषा में बोलो तो भैंसों के खाना खिलाने का बर्तन होता है वो। वहाँ पर लड़ामड़ी होती है, वहाँ पर खूंटे से वो बनती है और फिर वो खाना खाती हैं। वो कहता है कि अपने घर में जाकर लड़ामड़ी देखना और उसको खोदना, उसमें कुछ कैश है, कुछ पैसे हैं और कुछ सोना चांदी है। वो निकलेगा, उसे ले लेना। और रही बात सगाई की, तो ये मेरी बहन है, इससे मैं क्यों शादी करूंगा? मैं तो इस घर में तो दूर की बात है, मैं इस गोत्र से भी शादी नहीं करूंगा। ये मेरा परिवार है। और वो लोग वहीं से चले जाते हैं, वो कोई भी और लड़का नहीं देखते हैं। सबसे पहले जाकर वो उस रामडी को खोदते हैं। वहां पर जब गड्ढा खोदा जाता है, उन सबको हटाया जाता है, तो वाकई में वहां पर सब कुछ निकलता है। वहां पर बताए गए पैसे, बताई गई मुद्राएं, बताया गया सोना चांदी निकलता है। उसे निकालते ही वो मान जाते हैं कि वाकई में वो हमारे पिता हैं। और वो अब फिर से उसी गांव में आते हैं। आने के बाद उससे कहते हैं कि आपको घर पर चलना होगा। अब उसे घर पर लेकर जाते हैं। वो घर पर जाकर अपने घर को बड़ी गौर से देखता है। उसके इस जन्म के माता पिता भी साथ जाते हैं। बड़ी हैरानी से इस चीज को देखते हैं और सब कुछ चुपचाप वो देखते रहते हैं। वो अपनी पत्नी से पूछता है, और भाग्यवान कैसी हो, ठीक हो? वो पत्नी जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी, करीबन 28 से 29 साल बड़ी थी, वो कहती है मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसको भी विश्वास हो चुका था। हूबहू उसकी शक्ल वही थी जो पिछले जन्म में थी। परिवार को भी विश्वास हो चुका था। और अब उस परिवार की जो बेटी है, सबसे पहले उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है, उसकी शादी की जाती है। और उसके बाद उसके लिए, बबलू के लिए लड़की ढूंढी जाती है और उसकी शादी की जाती है। उसे 2 बच्चे होते हैं और बहुत राजी खुशी वो अपने परिवार के साथ रहता है। आज वो ये बातें सारी बताता है। आज करीबन उसकी उम्र 47 साल हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन पिछले परिवार से उसका काफ़ी अच्छा लगाव, काफ़ी अच्छा परिवार का जो रिश्ता है वो बना हुआ है। पूरा परिवार उसी रिश्ते से उसे बुलाता है। जो उसके बच्चे हैं वो उसकी उम्र से बड़े हैं, वो भी उसे पापा कहते हैं। और जो उसकी उम्र से बड़े उसके भाई हैं, वो भी उसे भाई कहते हैं। जो उसकी उम्र से छोटे उसकी बहनें हैं, वो सभी उसी रिश्तों से उसे बुलाती हैं। और इसी तरीके से परिवार हिल मिलकर रहता है। ये एक पुनर्जन्म की ऐसी कहानी हमारे सामने आई जिसने खोल कर रख दिया कि हम चाहे कुछ भी कर ले, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन एक कोशिश जो हमारी होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, अगर वो अच्छे हमारे कर्म होते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो भगवान हम जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। वो बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही थी, जब मुझे गोली लगी थी, मुझे दर्द हो रहा था कि मैं ठाकुर परिवार में ही होना चाहिए हूँ, तो उसका दूसरा जन्म ठाकुर परिवार में हुआ। और वो कहता था कि जैसा दबंग मेरा ये परिवार है, वैसा ही परिवार होना चाहिए। वाकई में पिछले परिवार पर 100 बीघे जमीन थी, वो आट पड़ा हुआ था। इस परिवार पर 60 बीघे जमीन है, वो ग्रेजुएशन कर रखी है और वो 6 भाई 1 बहन है। पिछले जन्म में भी वो 6 भाई 1 बहन है। इस तरीके से संपूर्ण परिवार है। पिछले जन्म में उसका जो परिवार था उसमें 4 बेटे 1 बेटी थी, और इस जन्म में 1 बेटा 1 बेटी है। बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। वाकई में जो हमारी लास्ट इच्छा होती है, वाकई में हमें उसे वहां पर सब कुछ मिलता है जो हम मांगते हैं। वो दूसरा जन्म हो, चाहे हमें परलोक में मिले, वो मिलकर जरूर रहता। और उनका परिवार आज भी साथ रहता था, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार, कुनवा कहते हैं गांव में, कुनवा था। कुनवे की बेटी की जब शादी की जाती है, तो जो सोना उसने बताया था वो निकलता है, उसी से काफी खर्चा वो करते हैं। वैसे तो वो समृद्ध परिवार था, लेकिन जब पैसा किसी के पास आता है तो उसको खर्च कर ही लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा था। और बहुत राजी खुशी पूरा परिवार साथ में रहता है। अब ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये साबित करती है कि वाकई में हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। ये परिवार, यहाँ पर 2 परिवार एक हो जाते हैं पुनर्जन्म की वजह से। आपको जैसी भी ये कहानी लगी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने कर्मों पर, अपने जीवन शैली पर खासा ध्यान दीजिए। अगर हमारी जीवन शैली सही है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करता। और अगर हम सभी का अच्छा चाहेंगे, तो हमारे जीवन में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी होती हैं। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो वो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें कि हमारे पूर्व जन्म बिगड़े होंगे, भले ही ये जन्म हमने सुधार लिया, लेकिन अगर हमें दुख पे दुख मिले जा रहा है, तो हो सकता है हमारा पिछला जन्म बिगड़ गया हो, जिसका हमें आज एहसास नहीं है। आज हमें वो
वो क्षमता है कि हम अपने गलत कार्य और अच्छे कार्य को पहचान सकते हैं। क्या पता उस जन्म में हम में वो क्षमता ही ना हो, क्योंकि हर चीज़ को पहचानने के लिए हमारा वेग ज़रूरी होता है। और अगर हमारे दिमाग का वो वेग होता है, हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, तभी हम सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। कहने को तो उस जीवन में भी हमने अपने लिए सब कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन जो इंसानियत के नाते अच्छा होता है, हमें उसी से चलना चाहिए। भारत देश के लिए इंसानियत सबसे आगे होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे खबरें हम रोज देख रहे हैं, जो युद्ध छिड़ा हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, वाकई में बहुत गलत हो रहा है। लेकिन दोनों देशों के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं दिन रात, और जो पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत होती है, पहल होती है, उसका जवाब भारत देता है। लेकिन ये हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो आम जनता है उसका नुकसान हो रहा है। भले ही भारत में जो भी हमले पाकिस्तान से किए गए हैं, उन सभी को आसमान से ही उन्हें मार गिराया है, कोई भी ऐसा हानि नहीं हुई है। लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। युद्ध जब होता है तो वाकई में बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां दबकर रह जाती हैं, जिनको ना कोई जान पाता है, ना ही जिनके बारे में कोई जानना चाहता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी अनसुनी कहानी मत बनिए, अपने विचारों को रखिए, शांति बनाए रखें। शांति में सबका भला होता है। कहते हैं एक चुप 100 को हराता है। हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, कई बार बातों को टालते हैं, लेकिन जब बेगुनाहों की जान ली जाती है, बेगुनाहों को शिकार बनाया जाता है, तो फिर एक्शन मजबूरन सरकार को लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार का फर्ज होता है आम जनता की हिफाजत करना। और पहलगांव में जो हुआ था, वो आम लोग थे, वो अपने छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे। जो जम्मू कश्मीर को हम कहते हैं भारत में जो जन्नत है, वो जम्मू कश्मीर है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, सबका मन करता है, और अपने देश में घूमने में कौन सा डर है। और जब उस समय पर डर का माहौल पैदा किया जा सकता है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए। उसी की वजह से उसी का बदला लिया गया सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, और उसी की वजह से अब पूरे देश में लड़ाई का माहौल बन चुका है। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो हो रही देश में लड़ाई हैं, दोनों देशों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक की बात नहीं कर रही। नुकसान होता है, सभी जगह नुकसान होता है, कि कहीं पर कोई भारी पड़ जाता है, कहीं पर कोई भारी पड़ जाता है। बहुत से देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई कई सालों तक चली हैं। यूक्रेन में अब भी बताया जाता है लड़ाई चल रही है, पर ये चीज़ें क्या सही होती हैं? क्या आप अपने मानव वेग से सोचकर बताएंगे, क्या लड़ाई अच्छी होती है? ये तो दो देशों की बात है, अगर एक परिवार में भी लड़ाई हो जाती है तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। लोगों का भी, जान माल का भी खतरा होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। इसलिए लड़ाइयाँ कभी अच्छी नहीं होती। हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, इंसानियत के हक में हमें हमेशा फैसले लेने चाहिए। अगर हम इंसानियत के हक से चलते हैं तो कभी भी कहीं भी लड़ाई की नौबत नहीं आती है। लड़ाई की नौबत कब कब आती है? आप मान के चलिए, एक परिवार है, एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, बहुत मेहनत करता है, दूसरा व्यक्ति जिसकी कमाने की क्षमता नहीं है। कमाने वाला व्यक्ति सोचता है कि भाई ये कमा नहीं सकता, इसके हाथ पैर नहीं है, तो ऐसा करते हैं, हम कमाते हैं, ये घर में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर जो नहीं कमाने वाले व्यक्ति है, वो सारे पैसों को आराम से उड़ाए और अपने ना जबान पर कंट्रोल रखे, ना किसी चीज पर कंट्रोल रखे, तो फिर कमाने वाले व्यक्ति कब तक उसका साथ देगा? और यहीं अगर जो व्यक्ति घर पर है, वो घर के सारे काम काज संभाले, जितनी उसकी क्षमता है उतना वो करे, तो कमाने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं बाहर कमाता हूँ, ये घर पर कमाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोनों तरफ से इंसानियत की तरफ सोचा गया और उसी तरीके से फैसले लिए गए। और अगर इसी तरीके से फैसले नहीं लिए जाते हैं तो यहीं पर बात बिगड़ जाती है, चाहे वो दो परिवारों की बात हो, चाहे वो दो देशों की बात हो। तो इसीलिए मेरा तो आप सभी से यही अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, शांति में सबका भला होता है। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ साझा कर सकूं। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।